ओके। हम स्टार्ट करते हैं फ्रंट एंड वाली साइड से, क्योंकि मोस्टली हम यहाँ पे ना फ्रंट एंड के डेव्स हैं या फ्रंट एंड में चीज़ें मैसअप करते हैं। तो हम क्योंकि रिएक्ट का प्रोजेक्ट खोला हुआ है मैंने, तो विल स्टिक टू थिंग्स रिलेटेड टू रिएक्ट। अच्छा, अब हम जब कंपोनेंट बना रहे होते हैं ना, व्हाट वी डू इज़ कि हम सिर्फ उस स्पेसिफिक चीज़ के लिए कंपोनेंट बना देते हैं, व्हेन दैट कंपोनेंट शुड ऑलवेज बी जेनेरिक, कि आप उसे कहीं भी यूज़ कर लो। रिएक्ट का पर्पज़ यही था कि यू डोंट हैव टू रीडू एवरीथिंग, आप बस एक दफ़ा उसे बनाते हो और वो ऑटोमेटिकली मल्टीपल जगह पे यूज़ हो जाता है। मैं रैंडमली जस्ट ये कार्ड ओवरले की एग्जांपल खोल लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे इस कार्ड ओवरले में क्या हो रहा है, इफ़ आई गो डाउन हियर, तो इसमें ना मेरे पास मुझे क्या नज़र आ रहा है कि काफ़ी सारी बिजनेस लॉजिक भी लगी हुई है, राइट? गेट डिस्प्ले ओन्ड मेंट्स, डिस्प्ले ओन्ड लेबल, डिस्प्ले ऑल मेंट्स। मैं किसी को ये वो नहीं कह रहा, मैं क्योंकि मेरी टीम ने काम किया है और मेरी टीम के लोग हैं यहाँ पे, तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये ख़राब है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह से हैं। फिर एक और कॉमन मिस्टेक ये है कि हम कंपोनेंट के अंदर बिजनेस लॉजिक लिखने के साथ साथ क्या करते हैं कि ये देखें, स्ट्रिंग हार्ड कोड कर दिए डॉलर मैटिक, फिर ये हमने यहाँ पीछे प्रीफिक्स भी लगा दिया डॉलर का, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पास सिर्फ वैल्यू आनी चाहिए प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट्स के अंदर, ठीक है? स्पेशली इन कंपोनेंट्स वो हमेशा प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट्स में रहती है और हम सिर्फ उनको एज अ प्रॉप पास करते हैं। अब यहाँ पे टोटली ओके, समथिंग नीड्स टू बी कंडीशनली रेंडर्ड या मॉडल ओपन करना है या कुछ और करना है, बट व्हाट हैपेंड हियर इज़ कि हमने कार्ड, मैं जहाँ से आया हूँ मेरा ख्याल है कि बॉक्स रैपर, मुझे याद नहीं है मैं कहाँ से आया हूँ, बट आई ओपन द कंपोनेंट ऑफ कार्ड ओवरले और उसके अंदर मुझे एक और कंपोनेंट भी नज़र आ रहा है कार्ड ओवरले का। तो नेमिंग कन्वेंशंस भी ना हमारी काफ़ी ज़्यादा बैड होती जा रही हैं। तो अब जैसे यहाँ पे हमारे पास ये है, इसको ऐसे नहीं होना चाहिए था, इसको सिंपली यहाँ पे हमें सिर्फ ये प्रॉप डाटा टू फिक्स इतनी वैल्यू होनी चाहिए थी, और ये जो हमारे पास मैट्रिक लिखा आ रहा है ये वहाँ पे होना चाहिए था जहाँ पे हमारा कंपोनेंट एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, बना हुआ है। अब ये जिस बंदे ने बनाया है ना, ये सामा महमूद ने बनाया है, उसामा के अलावा इसको और कोई चेंज नहीं कर सकता। समझते कि मेरा इंटेलेक्चुअल राइट है, तो इसको मेरे अलावा कोई नहीं और चेंज करेगा। तो दिस इज़ लाइक समथिंग रियली रॉन्ग, हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। ये एक अच्छी अप्रोच है कि ये जिसने भी किया हुआ है डिस्प्ले ओन्ड लेबल्ड, ये जिसने किया हुआ है, ये भी सामान नहीं किया हुआ है, तो लेकिन स्टिल ये देखें, ये फंक्शन जो है ना हमारा होना चाहिए था हेल्पर्स के अंदर, बट दिस इज़ अगेन इन दिस होल कंपोनेंट। तो इस कंपोनेंट को हमने क्लीन रखना होता है, किसी भी कंपोनेंट को हमने क्लीन रखना होता है, ऑल वी हैव टू डू इज़ पुट बिजनेस लॉजिक देयर। हाँ, ये जैसे हमारे पास आ रहा है ना गेट ऑल आर्टिस्ट, अब ये देखें, ये एक चीज़ है कि हमारे पास आर्टिस्ट की अरे आ रही है, ठीक है, और उसको हमने रेंडर करवाना था, तो ये रेंडर के लिए कंपोनेंट ये जो बना हुआ है दिस इज़ टोटली फाइन, ठीक है। बट जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम उसमें से बिजनेस लॉजिक लगा के करंट बायर निकाल रहे हैं, ठीक है, या डिस्प्ले ओन्ड मिंट्स निकाल रहे हैं या ओन्ड लेबल्स निकाल रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसको हेल्पर्स में रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक कॉमन मिस्टेक मैंने ये देखी है कि हम ये बहुत ज़्यादा करते हैं कि हमने ना क्या किया हुआ है, इस तरह से पूरी की पूरी लॉजिक लिखी हुई है, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। या फिर इस तरह से लॉजिक लिखना या इस तरह से लॉजिक लिखना इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। इसको हमने कम्प्लीटली हमेशा अवॉइड करना है कि ये इस तरह से नहीं लिखना है। हमेशा हमने सिर्फ जो है ना कंपोनेंट को एक प्रॉप पास करना है, उस प्रॉप के अंदर हम उसे चला सकते हैं। अच्छा, देन अगेन हमारे पास क्या है कि गेट आर्टिस्ट नेम्स का वो शायद बना भी हुआ है, हेल्पर फंक्शन बना भी हुआ है, और यहाँ पे आर्टिस्ट नेम के लिए दोबारा से ये बना दिया किसी ने। तो लाइक मैं अभी सोच रहा था कि ये ठीक है, बट मे बी किसी ने हेल्पर फंक्शन डिफरेंटली लिखा हो, हम उस हेल्पर फंक्शन को हायर ऑर्डर फंक्शन भी बना सकते हैं। लाइक अगर हमें इस तरह से अपेंड करने की ज़रूरत थी भी ना, तो हम क्या कर सकते थे, वो जो ऊपर फंक्शन बना हुआ था उसमें से गेट ऑल आर्टिस्ट कॉल करते और अपने पास अरे में उन चीज़ों को स्टोर करवा लेते और उधर उसकी बेस पे यहाँ से सारी लॉजिक निकाल लेते, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस हियर, या ये इस तरह से लूप करने की बजाय हम उधर से उसे निकाल सकते थे, राइट?
अगर किसी को कोई चीज़ यहाँ पे समझ नहीं आ रही ना, मुझे उसी वक्त आपने पूछ लेना है कि ये समझ नहीं आया, दोबारा एक्सप्लेन कर दें। कंडीशंस लगा रहा हम्म। ये कंडीशंस यहाँ पे if else लगाना है वो तो अच्छे नहीं है। नहीं, इस उसी पे आ रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है ना, हम उसी पे आते हैं कि अब हमने कंडीशंस को कैसे करना है। अच्छा, कोड की साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना किस किस को आती है, या पता किसको है कि साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? कितने लोगों को पता है? नहीं पता? किसी को भी नहीं पता? यार आप सिर्फ इंजीनियर्स हैं यार। अच्छा ये देखो, हम जस्ट गना सी कि यहाँ पे क्या है साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। ये क्या करती है, ये कोड की स्टेबिलिटी या लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इन अ प्रोग्राम डिफाइन करती है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने का एक कंप्लीट फार्मूला होता है। ये क्या करती है कि आपके कोड के अंदर जितने पाथ्स होते हैं ना, वो देखते हैं कि सारे ट्रेवर्स हो रहे हैं, उसमें कोई पाथ ऐसा तो नहीं है कि जो ट्रैवर्स ना हो रहा हो, या कोई ऐसा पाथ तो नहीं है जो कि बहुत ही लाइक अनोमली टाइप का बना हो या बाहर जाके बन रहा है और उसकी कोई लॉजिक नहीं बन रही। ठीक है, तो इस तरह के पैथ्स को हमने रन थ्रू करना होता है, देखना होता है कि हमारे पास कोड का फ्लो किस तरह से चल रहा है। और जितनी साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है हमारा कोड, हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि उतना अच्छा है। ठीक है। अच्छा, अब साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी इतने बड़े प्रोजेक्ट पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारे पास ऑटोमेटेड टूल्स होते हैं साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने के लिए। हमें ज़रूरत नहीं पेश आती कि हम खुद से इसे लाइंस को देख के या सारा कुछ देख के कैलकुलेट करें। तो एक तरीका ये भी है कि आपने जब भी कोई कंपोनेंट बनाना है या कुछ करना है, तो आप उसके उस स्पेसिफिक कोड को ना, उसकी साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के देख सकते हैं। और जब आप इसकी प्रैक्टिस बना लेंगे ना, ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें इंप्रूव होने लग जाएंगी। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाते हैं ये इस तरह से कंडीशंस लिखने में। क्या ये अच्छी अप्रोच है? द शॉर्ट आंसर इज़ नो। और वाई नो, उस पर भी बात करते हैं हम। लेट्स सी। अच्छा, अब ये वेरी बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है। मैं थोड़ा सा कोई ना मुश्किल चीज़ ढूंढना चाह रहा हूँ ताकि हम उससे देख सकें। अच्छा, अब ये यहाँ पे आ रहा है मेरे पास लिस्ट ऑफ ऑनमेंट्स, ये मैंने फिक्स कर दिया हुआ है गेस, तो ठीक है। दिस इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ एन ओकेश प्रॉब्लम। ये भी सामा ने किया हुआ है, तलहा ने किया हुआ है। ठीक है, लेट्स फाइंड अनदर वन। यहाँ पे मैंने रैरिटी का देखा था एक, उसमें ना बड़ा कमाल की वो लिखी हुई थी। लेट मी ट्राई एंड फाइंड कि वो कहाँ पे आता है। अच्छा, बिल्कुल ये हमारे पास ना अब मल्टीपल इफ एल्सेस लिखे हुए हैं, और इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, पेंटिंग रैरिटी, और उसके अंदर हमने ना ऑब्जेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे सिर्फ हम क्या कह रहे हैं, ग्रीन लोगो रिटर्न कर रहे हैं। अब लेट्स से कि ये इस ऑब्जेक्ट के साथ ना मुझे कुछ और भी रिटर्न करना पड़ता है, तो वो कल को मेरे पास सारे का सारा फॉर्मेट चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे क्या मुझे करना पड़ता है जी, लोगो, और उसके बाद यहाँ पे मुझे उसका टेक्स्ट भी भेजना है, टेक्स्ट चेंज करना है उसका। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यूनिक कर देता हूँ। ठीक है, या कल को मेरे पास क्लाइंट कहता है यार इसमें कोई और चीज़ भी ऐड करनी है, तो विल हैव टू ऐड दैट एंड चेंज द होल कंपोनेंट ऑल टुगेदर। ठीक है, फिर इफ एल्स इस तरह से कैलकुलेट करना इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। उसमें क्या होता है, हमारी साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी अगेन बढ़ जाती है। ठीक है, अब हमने ऑब्वियसली ये मुझे याद होगा कि यूनिवर्सिटी में सब ने हैश टेबल्स या हैश मैप्स के बारे में पढ़ा होगा, राइट? ठीक है, और जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स का भी पता होगा आपको। ओके, तो हम इसको ना इस तरह से भी ट्रांसलेट कर सकते थे कि लेट्स से दिस इज़ अ कांस्टेंट, और मैं इसको हेल्प अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं इसको हेल्पर फंक्शन में राइट कर रहा हूँ, यहाँ पे राइट ही नहीं कर रहा। और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रेरिटी बैच। ठीक है, और मैंने इसको चेक स्ट्रिंग पे ही करना है। ये जो स्ट्रिंग है ना मेरी, मैंने इसकी बेस पे से चेक करना है। तो मैंने क्या किया जी कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया।
ये हैश मैप तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्ट एंड हैश मैप्स आर वेरी सिमिलर, वेरी क्लोज टू वन अनदर। तो इनकी ना साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी या स्पीड ऑफ कंप्यूटेशन इज़ वेरी फास्टर देन नॉर्मली अगर हम ऐसे इफ एल्स लगाएंगे। तो आप सोच रहे हैं कि मैं इसको इफ एल्स में लिख के यूज़ कैसे करूँगा। तो लेट्स से कि मुझे यहाँ पे चाहिए था पेंटिंग रैरिटी डॉट यूनिक, और इसके ऊपर मैंने रिटर्न करवाना है लोगो, ग्रीन लोगो, और मैं कह देता हूँ उसे टेक्स्ट रिटर्न करवाना है यूनिक का। फिर मैं कोई और चीज़ नदर प्रॉपर्टी कर लेते हैं उसको, प्रॉप 3 या कुछ भी इस तरह से सो ऑन सो फोर्थ इसमें प्रॉपर्टीज़ ऐड होती जाएगी। एरे वाला सिंबल आएगा, ये वाला कह रहे हैं आप। ओह नहीं, ये यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये स्ट्रिंग थी, तो वो आई गेस स्ट्रिंग नहीं ले रहा, उसको किसी और तरह से ले रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे आपकी ना स्ट्रिंग आएगी या कोई इनिशियल कांस्टेंट वेरिएबल आएगा। जैसे मैं यहाँ पे इसे यूनिक का नाम दे रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि मैं इसको ऐसे कर दूँ, पेंटिंग रैरिटी डॉट यूनिक, ऐसे। ओके अच्छा, अब लेट्स से कि मैंने क्या किया, मैं इसी तरह से ना अपनी सारी की सारी यहाँ पे से ट्रांसलेट कर लेता हूँ। यहाँ पे जितनी भी मेरी रैरिटीज़ हैं मैं उनको ऑब्जेक्ट एक बना लेता हूँ। कल को जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँगा ना, तो एक तो मेरे पास वो ऑब्जेक्ट रहेगा सब में उसको मेंटेन करना आसान रहेगा, क्योंकि मुझे पता है सबको अपडेट यहाँ पे करना है। और अब उसको लोगों के अंदर मैंने कंडीशन के साथ कैसे कॉल करना है, सिंपल एज दिस कि मैंने उसे क्या करना है, रैरिटी बैच, और जैसे अभी हमने ऊपर वो रे लगाई है ना साइन, उसमें हम यहाँ पे ऐसे रैरिटी दे देंगे, बस इट। ठीक है, ये सारे की सारी इफ़ एल्स इफ़ एल्स इफ़ एल्स ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ यहाँ से हम ऑब्जेक्ट के नाम पे देखेंगे, वो ऑटोमेटिकली उसे उठा के यहाँ पे हमारे पास पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। अच्छा, अब क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट के अंदर है तो हम इसे टाइप कास्ट भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसकी ना एक टाइप बना लेता हूँ। ये भी हमारे पास एक अच्छी अप्रोच है, हमें हमेशा इसको यूज़ करना चाहिए, स्पेशली व्हेन वर्किंग विद रिएक्ट या टाइप स्क्रिप्ट। तो हमें क्या करना चाहिए कि लेट्स से ये रैरिटी बैच टाइप इसको नाम दे देते हैं। इसमें हम मैंने डिफ़ाइन कर दिया कि यार एक होगा लोगो जिसकी वैल्यू होगी मेरे पास स्ट्रिंग, ये हमेशा से रहेगी। एक होगा मेरे पास टेक्स्ट, उसकी वैल्यू भी स्ट्रिंग होगी। और एक मैं दे देता हूँ यूआरएल, और उसको मैं कह देता हूँ ऑप्शनल कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं ऐसे एज रैरिटी बैच टाइप डिफ़ाइन भी कर सकता हूँ कि यार ये जो है ना आपने एज ए रैरिटी बैच टाइप ही रखना है। ठीक है, इसी तरह मैं नेक्स्ट कोई प्रॉपर्टी डिफ़ाइन करूँगा, इसी तरह उन सारों को मैं बताता जाऊँगा कि ये क्या चीज़ें हैं। तो अगर लेट से मैं कल को यूआरएल मुझे लाजमी चाहिए ना और मैं सेव करता हूँ, तो मेरे पास ये फ़ौरन से खुद ही एरर फेंक देगा कि यार यहाँ पे ना यूआरएल मिसिंग है आपका, यूआरएल ऐड करें। ठीक है, अगेन मैं ये सारी चीज़ जो हमने कंपोनेंट के अंदर लिखी हुई है, क्योंकि ये रैरिटी बैच जो है हमारा बहुत जगह पे यूज़ हो रहा है, और मैंने देखा है कि हर जगह हम इसको रीयूज़ करने की बजाय नया बनाते हैं, नया करते हैं, नया बनाते हैं, नया करते हैं। दैट इज़ अ वेरी बैड अप्रोच, इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो अभी तक हम थोड़ा सा रिवाइज़ करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। हमने क्या देखा कि हमें ना कोड की साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमाइज़ करना है, ये हमारा गोल होना चाहिए। सेकंड, हमने क्या करना है कि जब हम फ्रंट एंड पे कोड लिख रहे हैं ना, तो हमने मेक श्योर करना है कि हमारे पास जितनी भी बिज़नेस लॉजिक है ना, वो अलहदा जगह पे पड़ी हो, वो हेल्पर फंक्शंस में पड़ी हो। आप हेल्पर की जितनी मर्ज़ी फाइल्स बना लें, दैट इज़ टोटली अंडरस्टैंडेबल।
आप हर कंपोनेंट के साथ उसका एक अपना हेल्पर बनाएं, दैट इज़ अ वेरी गुड अप्रोच। थोड़ा सा लेंथी है बट दैट इज़ अ गुड अप्रोच। अब उसके साथ हम कल को ये भी कर सकते हैं कि अगर हमने लेट से रिड्यूसर्स या सागास ऐड करने हैं तो वो हम उसी हेल्पर फंक्शन के हेल्पर फाइल के अंदर ऐड करेंगे, ना कि हम मेन कंपोनेंट को छेड़ें। ठीक है, द कंपोनेंट शुड ओनली बी फॉर जस्ट शोइंग कि अच्छा यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम एक और चीज़ जो मैंने नोट की, मैं इस कोड से एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज आई एम करंटली इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट। अब उसमें क्या हो रहा है कि हमने ना री रेंडरिंग का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा कि कितनी दफ़ा री रेंडर हो रहा है, क्या चीज़ चल रही है, कैसे चल रही है, आ रही है बस सीधा आ रही है, चल रहा है ना। इस तरह नहीं करते। इससे क्या होता है हमारे बिल्ड टाइम्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। एक और मैयर मैं आपको बता देता हूँ रिएक्ट के अंदर स्पेशली, कि हमने ना बिल्ड टाइम्स का ध्यान रखना होता है। आपके पास लेट से मैं अगर अभी इसको बिल्ड करता हूँ, हमारे पास एक कमांड होती है उससे हम ना टाइम भी निकाल सकते हैं। बिल्ड टाइम बिल्ड, कैसे npm run build command with time. गेस ये होता है। तो एक मैयर हमारे पास ना ये होता है कि हमने टाइम फाइंड करना होता है, हमें बिल्ड का टाइम कितना लग रहा है। जितनी ऑप्टिमाइज या अच्छी हमारी कोड की क्वालिटी होगी ना, उतना कम टाइम लगेगा। ठीक है, ये प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ था और चीज़ें चल रही थी तो इसका बिल्ड टाइम जो था दैट वाज अराउंड 3 to 4 मिनट्स। ठीक है, फिर उसके बाद हमने उसे इम्प्रूव किया, काफ़ी इम्प्रूव किया। तब फुरकान भाई, मैं अली इकबाल काम कर रहे थे इसके ऊपर, अली तनवीर काम कर रहे थे, और लाइक ऑल द सीनियर डेव्स वर वर्किंग ऑन दिस, जिन्हें थोड़ा सा पता था कि कोड क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हैं। प्लस फुरकान भाई कर रहे थे तो वो कोड क्वालिटी को ना वो देखने जाने नहीं देते वैसे। दैट वोकस अप ऑल नाइट, बट उसकी इसका बिल्ड टाइम ना हमने रिड्यूस करके अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट्स के ऊपर ले आए थे। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस आउट ऑफ इन थिन एयर, मेरे पास यहाँ पे प्रूफ भी है। मैं यहाँ पे आपको गिटलैब के ऊपर पुरानी अगर बिल्ड के टाइम्स दिखाऊँ पाइपलाइंस के अंदर, तो दिखा रहा होता है कि अच्छा ये इतनी इतनी देर में बिल्ड हो गया। यहाँ पे CI/CD पाइपलाइंस, ओके। अब ये देखें हमारे पास क्या हो रहा है, बिल्ड टाइम जो है वो 8 मिनट्स, 9 मिनट्स, 9 मिनट्स, ये 7 मिनट पे कल थोड़ी देर के लिए चला गया था। और अगर मैं 5th पेज पे जाऊँ, थोड़ा सा कोई लेट से एक हफ्ता पीछे चला जाता हूँ इसको, तो ये 12 मिनट्स तक जा रहा था, 11 मिनट्स तक जा रहा है, 12 मिनट्स तक जा रहा है। ये क्यों चला गया था? क्योंकि हमने कोड क्वालिटी का बीच में ना बिल्कुल ध्यान रखना बंद कर दिया, और हमारे पास क्लाइंट साइड पे इतनी चीज़ें बिल्ड हो रही हैं, कंप्यूट हो रही हैं, कि हम उसको नहीं प्रॉपरली देख पा रहे, विच इज़ ए बैड अप्रोच। कि हमें ठीक है क्लाइंट साइड पे चीज़ें मूव करनी चाहिए, बट उसको ऑप्टिमाइज़ रखना है हमने, ताकि हमारा पेज जो है ना वो स्लो ना हो जाए। इस वक्त अगर मैं कहूँ आर्टिफाई इज़ वेरी स्लो, दैट वुड नॉट बी रॉन्ग। ठीक है, अच्छा, और अगर मैं आपको इससे भी पुरानी दिखाता हूँ, लेट से मैं चला जाता हूँ, सबसे पीछे चले जाते हैं, यहाँ पे भी वैसे शुरू नहीं हुआ था, तो ठीक है, ये देखें अब ये यहाँ पे क्या चल रहा है कि 2 मिनट के अंदर बिल्ड हो रही है, 2 मिनट 30 76 सेकेंड के अंदर हो रही है। इवन अगर फेल हो रही है तो वो जल्दी हो रही है।
ठीक है, आई डू अंडरस्टैंड कि इस पे तब लिंटिंग इन्वॉल्व नहीं थी और लिंटिंग टेक्स अबाउट अ मिनट और सो, बट स्टिल 8 मिनट्स इज़ वे हायर। तो ये भी आपका ना एक मैयर हो सकता है जिस पे आप अपनी कोड क्वालिटी को ना चेक कर सकें कि अच्छा यार इधर हमारा कोड अच्छा है भी या नहीं। ठीक है, तो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द बिल्ड। इस पे ऑब्वियसली अभी भी वो रियल टाइम में भी उतना ही टाइम लग रहा है जितना मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा था कि उस सर्वर के ऊपर से टाइम लगता है। जी जी पूछें। तो इस साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी ड्राइव कर सकते हैं, श्योर मैं दिखा देता हूँ आपको। एंड अगेन जैसे मैंने बताया कि आपको खुद से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, या आप जो है ना ऑटोमेटेड भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर्स इसके काफ़ी सारे पड़े होंगे। अच्छा, इस पे ये बिल्ड टाइम जो है यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है कि इस पे npm रन बिल्ड पे इतनी देर लगी है, और इतने CPU कंप्यूटेज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये टोटल टाइम है, इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू ऑप्टिमाइज़ फॉर दिस, कि ये जब ऑप्टिमाइज़ हो जाएंगी ना चीज़ें तो स्लोली स्लोली यू कैन इम्प्रूव योर कोड क्वालिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअली विद एक्चुअल स्टैंडर्ड्स। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि अच्छा यार ये विजिबल इम्प्रूवमेंट है, ये हमने इतनी देर इम्प्रूव की है, ये हमने 10 सेकेंड इम्प्रूव किए, या 15 सेकेंड इम्प्रूव किए इतने से स्निपेट को चेंज करने से या फाइल्स को डिलीट करने से। अब मे बी आपको याद हो या ना हो, मैंने उसामा महमूद को ये एक शाउट आउट दिया था, कल या परसों की बात है। दैट वाज बिकॉज ही रिमूव्ड 93 अनयूज्ड फाइल्स, अप्रॉक्सीमेटली 120 अनयूज्ड कंपोनेंट्स। और वो क्या कर रहे थे, वो बिल्ड टाइम और स्पीड, ओवरऑल स्पीड को अफेक्ट कर रहे थे। अच्छा, ओवरऑल स्पीड अनयूज्ड कंपोनेंट से कैसे बढ़ जाती है? वो ऐसे बढ़ती है कि जब हम बिल्ड चला रहे होते हैं ना तो हमारे पास वेब पैक क्या करता है, उसको रिएक्ट की फॉर्म में नहीं चलाता, उसको जावास्क्रिप्ट की फॉर्म में चलाता है। ठीक है, बेबल बेसिकली इसको कंपाइल कर रहा होता है और वो सारा कुछ इसे चला रहा होता है। तो वो क्या करता है कि उसको कंपाइल्ड फॉर्म के अंदर इतना ज़्यादा कोड बना देता है कि उसे यूज़ करना या रिमूव करना या उसे लोड होने में टाइम लगता है। तो वो जितना टाइम उसे लोड होने में लगेगा ऑब्वियसली ओवरऑल स्पीड भी उतनी ही हमारी स्लो हो जाएगी। अच्छा, एक तरीका ऑटोमेटेड भी है कि आप नहीं ध्यान दे रहे, कोई मसला नहीं है, आप क्या करें कि वेब पैक में कन्फिगरेशन कर लें कि जितना भी अनयूज्ड कोड है ना उसे रिमूव कर दें। दैट कन्फिगरेशन इज़ पॉसिबल, इज़ एन ओके अप्रोच। वो एन अल्टरनेटिव है जब आपकी टीम इतनी बड़ी हो जाए और उसमें कोड क्वालिटी का कोई भी ध्यान ना रख रहा हो, तो फिर उस तरफ जाते हैं। ठीक है, दैट शुड बी योर लास्ट अप्रोच। अदरवाइज़ ये खुद ही करना बेहतर होता है, क्योंकि समटाइम्स उसमें वो ऐसे करता है कि इम्पॉर्टेंट कोड भी उड़ा देता है, क्योंकि वो एट दैट इंस्टेंस जो है ना वो यूज़ नहीं हो रहा होता। वो फिर हमें उसको एक स्पेसिफिकली डिफ़ाइन करना पड़ता है कि अच्छा यार ये फ़ाइल आपने रिमूव नहीं करनी। या फिर अगर हम एग्जांपल देखें तो उसकी एग्जांपल में हमारे पास वर्कर्स आ जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी काउंट करने में। हम इसी की कॉम्प्लेक्सिटी ले लेते हैं जो भी हमने यहाँ पे बिल्ड किया हुआ था। ठीक है, लेट्स से मैं ये फंक्शन को इधर रख देता हूँ। Detects errors and potential problems in JavaScript. Start simply anywhere. Additionally, you can toggle this. Cyclomatic complexity is 1. इस फंक्शन की उसने साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करके दी है 1, और उसने कहा है कि इस पे ये हो रहा है। अच्छा, लेट्स से मैं यहाँ पे अपना ये कोड पेस्ट करता हूँ। अच्छा, अब पेंटिंग रैरिटी मेरे पास डिफाइंड नहीं है तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको हम ग्रीन लोगो
अच्छा, हम उतनी देर ना थोड़ी सी बातें बैकएंड की तरफ भी करते हैं कि हमें क्यूरीज को कहाँ रखना चाहिए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉक विद डेटाबेसेस। लेट्स से हमारे पास है नो सीक्वल डेटाबेस मोंगोडीबी की तरह का। अब इसके अंदर हमारे पास ना एक होता है डॉक्यूमेंट, एक होता है सब डॉक्यूमेंट, और एक होता है रेफरेंस। ES6 यूज दिस, इसकी वो कॉम्प्लेक्सिटी काउंट कर रहा है, साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी 9, ठीक है। और ठीक है, ये ES5 को, ES6 को जो है ना प्रॉपरली सपोर्ट नहीं करता, तो वे जस्ट गोना रीनेम दिस टू फंक्शन। इसको ऐसे कर लेते हैं। और अब कहाँ पे क्या चीज़ मिसिंग है, इंस्टेड ऑफ दिस, ये टाइप स्क्रिप्ट भी सपोर्ट नहीं करता, तो हमें इसको ये भी रिमूव करना पड़ेगा। अच्छा, अननेसेसरी सेमीकॉलन, इसको हम छोड़ सकते हैं। फंक्शन का नाम उसने लोगो रखा, और इसमें स्टेटमेंट्स 8 है, साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी 9 है, ठीक है। इसको हम एक जनरल रूल ऑफ थंब ये भी कह सकते हैं कि जितनी लाइंस ऑफ स्टेटमेंट्स होनी चाहिए ना, उससे कम हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए। अब जो मैंने वो एक सिंपल सा ये लिखा था ना, मैं इसको करता हूँ कॉपी, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अगेन ये मुझे स्ट्रिंग चाहिए, तो मैं इसको रख लेता हूँ यूनिक। यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग चाहिए, तो इसको भी हम ऐसे कर देते हैं। टाइप स्क्रिप्ट इज़ नॉट सपोर्टेड हियर, तो अगेन मुझे ये यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, और यहाँ पे कॉन्स्ट की जगह आई हैव टू यूज़ लेट, ठीक है। अच्छा, यूज़ वर्जन 6 और मॉस दिस, वार्निंग है, इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, ओके, ठीक है। और मैं यही वाला फंक्शन जो है ना, उसको ऐसे लिखता हूँ, लोगो टू रिटर्न रेरिटी बैच, और यहाँ पे मैं अगेन स्ट्रिंग जो ऊपर पास हो रही है वो मैं यहाँ पे भी लूँगा, और इसको हम ऐसे करते हैं। अब वो हमें दोनों की बता रहा है कि मीडियन इसका क्या है। अगर मैं अभी सिर्फ इसको चेक करने के लिए इसको रिमूव कर दूँ, तो मेरे पास इसकी साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है, 1, ठीक है। और इसकी अगर मैं वैसे इसको ऐड करूँ, तो इसकी किसी को याद है क्या थी, 9। तो कंप्यूटर के लिए इसको जनरलाइज करना या समझना ज़्यादा आसान है बनिस्बत इसके, जबकि इसमें वैल्यूज़ भी ज़्यादा है, ठीक है। तो हमने इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना होता है कि हमारे पास साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी मिनिमाइज़ करनी है। और लाइक विद अ सिंपल एग्जांपल यू कैन सी कि कितना डिफरेंस आ जाता है इसको कंप्यूट करने में। चला, मुझे ज़रा पानी दीजिएगा, सॉरी। तो ये एक हम इसको एग्जांपल कह सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि टाइम अब 10 मिनट रह गए, तो मैं एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ जो कि बहुत कॉमन हम मिस्टेक करते हैं। वो ये है कि हम ना क्या करते हैं कि सारी की सारी चीज़ें बैकएंड पे कंप्यूट करने लग जाते हैं, कोई भी डेटाबेस हो। अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा मैं डिफ़ाइन करना चाह रहा था कि अगर हमारे पास नो सीक्वल डेटाबेस है वर्सेस सीक्वल डेटाबेस है, तो उसमें क्या फ़र्क आएगा। अगर तो हमारे पास है ना नो सीक्वल डेटाबेस, तो उसकी जो क्यूरी स्पीड होती है ना, वो स्लाइटली फास्टर होती है सीक्वल डेटाबेसेस से। क्यूरी स्पीड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ सेलेक्ट क्यूरी, ठीक है। उसमें क्या होता है, की वैल्यू पेयर होता है, कोई इंडेक्सिंग इतनी ज़्यादा होती नहीं है, तो वो उसने बस सारी वैल्यूज़ उठानी है और उसको थ्रो कर देना है हमारी तरफ। इसी वजह से हम डेटा सर्वर को ऐड करते हैं अपने पास, जब हम पोस्टग्रेस या सीक्वल सर्वर्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो स्पीड अप द क्यूरी टाइम, या किसी और किस्म की कैशिंग यूज़ कर रहे होते हैं, या इंडेक्सिंग यूज़ कर रहे होते हैं,
to speed up our queries on the SQL end versus NoSQL. बट समटाइम्स हमारे पास ना अब नो सीक्वल का ना एक मसला ये है कि जब उसके अंदर जॉइंस लगते हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं या रेफरेंस से हमने दूसरी चीज़ें फेच करनी होती हैं ना, या सब डॉक्यूमेंट्स फेच करने होते हैं, या सब डॉक्यूमेंट्स में कैलकुलेशन करनी होती है, तो वो स्लो हो जाती है बनस्बत पोस्टग्रेस के. ठीक है, पोस्टग्रेस इज़ मच फास्टर विद ऑल ऑफ दोज अदर ऑपरेशंस वर्सेस MongoDB या NoSQL लैंग्वेज. अब हम इसका हल कैसे निकालें? अब इसका हल ये होता है कि हम ना NoSQL के अंदर पिवट टेबल्स रख सकते हैं. पिवट टेबल्स हम यूजुअली रखते हैं मैनी टू मैनी के रिलेशन के अंदर, और उसके काम ये होता है कि हमारे पास ना वो डिफ़ाइन करे कि ये चीज़ इसके साथ मैप्ड है, ये चीज़ इसके साथ मैप्ड है. तो पिवट टेबल जब हम रखते हैं ना NoSQL डेटाबेस के अंदर, उसमें उससे क्या होता है, हमारे पास चीज़ें इम्प्रूव इस तरह से होती हैं कि लेट से हमने सब डॉक्यूमेंट नहीं अब फेच करना. एक तो हमारे पास डॉक्यूमेंट सारे के सारे पड़े हुए हैं रूट लेवल के ऊपर. ठीक है, रूट लेवल मीन्स कि हमारे पास डॉक्यूमेंट पड़े हैं अरे मैं डेटाबेस भी खोल के आपको ना एग्जांपल भी दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा और ईजियर हो जाए. अच्छा, अब लेट्स से मेरे पास ये एक डॉक्यूमेंट है और उसके अंदर मेरे पास सब डॉक्यूमेंट्स ये दो पड़े हुए हैं. एक सेल का सब डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, एक पास्ट बायर का सब डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, और इसी तरह से मल्टीपल सब डॉक्यूमेंट्स पड़े हो सकते हैं. ज़रूरी नहीं होता कि इसमें एक हो या ना हो, सो ऑन सो फोर्थ. अब सब डॉक्यूमेंट्स को हमें कब यूज़ करना चाहिए? सब डॉक्यूमेंट्स को हमें तब यूज़ करना चाहिए जैसे कि इस टोकन के साथ ना मुझे हमेशा सेल की वैल्यू चाहिए ही चाहिए. लाइक सेल की वैल्यू इस टोकन के साथ नहीं आएगी ना तो मेरा गुजारा नहीं है उसके बगैर. तो हमें हमेशा उसकी वैल्यू रखनी चाहिए. ठीक है, और रेफरेंस हमें कब स्टोर करना चाहिए? रेफरेंस हमें तब स्टोर करना चाहिए जब हम फ्रंट एंड के ऊपर उसको दोबारा कॉल भेज सकते हैं और हमें उसके टाइम से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो हम फ्रंट एंड से इस ऑब्जेक्ट को लेते हैं, जैसे इसके अंदर ये पेंटिंग का रेफरेंस पड़ा हुआ है. ठीक है, इस पेंटिंग के रेफरेंस को हम दोबारा से उठाते हैं फ्रंट एंड के ऊपर और फिर दोबारा क्यूरी करके वहाँ से डाटा लेके आते हैं. तो बैक एंड के अंदर जब हम इस तरह की मल्टीपल क्यूरीज लगा देते हैं ना तो वो काम हो जाता है ख़राब. अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि मुझे ना पेंटिंग का भी डाटा चाहिए, मिंट्स का भी डाटा चाहिए, और ये दोनों डाटा ना बहुत जगह पे मुझे इकट्ठे चाहिए. जैन है इस कॉल में? जैन, हाँ जी जैन है. तो जैन ये स्पेशली आपके लिए बता रहा हूँ मैं. ये जैन ने मेरे से ना क्वेश्चन किया था थोड़ा अर्सा पहले कि हम ऐसा क्यों करते हैं. तो उसके जैन के क्वेश्चन से ये चीज़ मुझे ना ख़ुद भी थोड़ी सी क्लियर हुई है कि ये हम इस वजह से करते हैं. तो अब मेरे पास मिंट्स के अंदर पेंटिंग का रेफरेंस पड़ा हुआ है, पेंटिंग के अंदर मेरे पास मल्टीपल मिंट्स का रेफरेंस पड़ा हुआ है. ठीक है. अब होता ये है कि जब हम क्यूरी लगाते हैं ना कि रेफरेंस के साथ डेटा फेच करो, तो वो सर्कुलर क्यूरी चल जाती है अक्सर. वो मिंट्स के अंदर से पेंटिंग फेच करता है, पेंटिंग फेच करने के बाद वो देखता है अच्छा इसके भी सारे रेफरेंस पड़े हैं, वो दोबारा उठा के ले आता है. हमें उसे एक्सप्लिसिटली मना करना पड़ता है कि जो इसके अंदर रेफरेंसेस है ना वो नहीं उठाने, या इन मिंट्स के अंदर जो पेंटिंग का रेफरेंस है वो नहीं उठाना. ठीक है, तो ये एक बैड अप्रोच हो जाती है. तो इसका हल ये है कि हम एक काम करें, इन रेफरेंसेस को एक जगह पे रख लें. लाइक एक टेबल और हम बनाएं, उसका नाम रखें पेंटिंग्स डैश मिंट्स, और उसके अंदर क्या हो रहा हो कि एक आईडी पड़ी हुई है, एक पेंटिंग आईडी है, उसकी मिंट आईडी है, और हमारे पास अपडेटेड या क्रिएटेड ऐड की टाइम स्टैम्प्स पड़ी हुई. दैट्स इट. कोई एडिशनल चीज़ की ज़रूरत नहीं है. वो क्या करेगी, वो हमारे पास इस क्यूरी को जब भी हमने फेच करना होगा ना, वो हमारे पास ऑप्टिमाइज वे में दोनों रेफरेंसेस को उठा के लेके आएगी और हमें वो बता देगी कि ये डाटा आपको चाहिए था, ये ले पकड़ लें. सिंपल एज दैट. तो हमें इस चीज़ का ना ध्यान रखना चाहिए जब हम इसमें काम कर रहे होते हैं. और यही सिनेरियो अगर हमारे पास आ जाए सीक्वल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, तो हम इंडेक्सिंग करके या व्यूज़ बना के उसको सीक्वल के अंदर ही फेच करते हैं, क्योंकि वो सबसे फास्ट वहीं पे होगा, डेटाबेस के अंदर ही होगा. वो सिस्टम लेवल पे फेच करना गलत है या स्लोअर हो जाएगा. मेक सेंस?
मैं बैकएंड का भी कोड थोड़ा सा खोलता हूँ और उधर से भी हम थोड़ी सी ना डिस्कशन करते हैं। अच्छा, सेम चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं बिल्ड से रिलेटेड, वो हमारी बैकएंड पे भी अप्लाई होती है, और अगर टाइपस्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं तो वो हमारा बैकएंड पे भी अप्लाई होता है। अच्छा, इसी तरह जैसे हमने बात की कि बिज़नेस लॉजिक को हमें कंपोनेंट से हमेशा अलग रखना चाहिए, या उसको री रेंडर होने से हमें कम से कम प्राइस में करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि वो कम से कम प्राइस में री रेंडर हो रहा है। और वो री रेंडर हम कैसे चेक कर सकते हैं? वो सिंपल एज दैट, हम यहाँ पे ना, जहाँ पे वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है ना, ये वाला कहाँ रिटर्न कर रहा है यार, ये रिटर्न एक ही कंपोनेंट हो रहा है, तो इसके अंदर मैं एक लगा दूंगा ना, अगर यहाँ पे ऐसे करके कंसोल लॉग, तो ये मुझे बता देगा कि यार ये जो है ना इतनी दफ़ा री रेंडर हो रहा है। ठीक है, तो उसको हमने मेक श्योर करना है कि हम चेक करें री रेंडर्ड टाइम्स, और यहाँ पे ये इसका काउंटर ऑटोमेटिकली आ रहा होता है कि ये कितनी दफ़ा रेंडर हो रहा है, मतलब कंसोल लॉग जितनी दफ़ा एक ही चीज़ होती है ना, वो उसको ग्रुप कर देता है। सॉरी। तो हमने इसको इधर से कम करना होता है। इसी तरह अगर हम बैकएंड की तरफ आए ना, तो बैकएंड के अंदर हमारे पास जो चीज़ें अभी थोड़ी सी मैंने ओवरऑल बताई, उसके अलावा हमें क्या करना चाहिए कि जैसे ये एक ENV की फ़ाइल है, इस ENV की फ़ाइल के अंदर ना हमने डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। लाइक ये स्ट्राइप की है, या फिर सेंडग्रिड API है, या फिर लाइक गैस फी है। ये सारी चीज़ें यहाँ नहीं होनी चाहिए। इन्वायरमेंट फ़ाइल ना, आप समझ लें कि आपकी इन्वायरमेंट से मुराद है कि आपने डेवलप करते हुए, लाइक डिप्लॉय करते हुए उस पर क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना, दैट इज़ इट। और उसमें कोई चीज़ नहीं जानी चाहिए। अब ये देखें, 2 वेरिएबल्स हमने रखे हुए हैं, प्रोडक्शन को 3 रखे हुए हैं, डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, और फिर हमने एक और वेरिएबल रख लिया एनवायरनमेंट का। ये फिर इस तरह की हरकतें होने लग जाती हैं जब हम बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स उसमें रख देते हैं। तो ये चीज़ें हमने ना नहीं करनी, इनको अवॉइड करना है। अब ये जैसे RPC URLs है पॉलीगॉन के, ये भी हम इधर ज़रूरत नहीं है, ये हम यहाँ नहीं रख सकते। इनको रखने की बेस्ट जगह क्या होती है, आप रूट लेवल पे एक फ़ाइल बनाएं कॉन्फ़िग की। ठीक है, इस कॉन्फ़िग के अंदर ना यहाँ पे चेक करें, अच्छा अगर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट है, और तो फिर हमने ये चीज़ें रखनी है। अगर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट ये है, यार ये देखें फ्लैग्स लग करें तो उसको फिर आपने ये वाली चीज़ें रखनी है। ठीक है, और उनको वहाँ से एक्सपोर्ट करके यूज़ करें। तो दैट इज़ द बेस्ट वे टू डू दिस। और ये सिर्फ हमने उसके लिए किया हुआ है कि अच्छा यार कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय करने हैं तो बस उसके लिए रख लो, दैट्स इट। ये भी गलत है, इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। अच्छा, और जो हम बड़ी मिस्टेक्स करते हैं उनमें से एक क्या है, उनमें से एक ये भी है कि हम ना क्या करते हैं कि वैलिडेशन जो है ना वो लगा देते हैं। वो कहाँ लगनी चाहिए वैलिडेशन असेंबली डॉट पे? राउट्स की फ़ाइल में, और कोई बताएगा कहाँ लगनी चाहिए? पेरेंट कंपोनेंट पे कोई भी मुझे ये तो नहीं कहेगा कि वो हमें कंट्रोलर की लॉजिक से पहले लगाने चाहिए, है? वैलिडेशंस हमेशा हमेशा याद रखना, आपने कभी भी कंट्रोलर के अंदर वैलिडेशंस नहीं लिखनी है आपने। वैलिडेशंस हमेशा लगती हैं मॉडल्स के ऊपर, या फिर जैसे अली तनवीर ने अभी बोला कि वो लगेंगी राउट्स के ऊपर। मिडलवेयर बनाएं उसका, राउट्स को ग्रुप करें और उन राउट्स के ऊपर वो वैलिडेशन लगा दें। और अगर आपने वो राउट्स के ऊपर नहीं लगानी तो वो वैलिडेशन आपकी मॉडल्स के अंदर होनी चाहिए, ना कि कंट्रोलर्स के अंदर आपने वो अलग से डिफ़ाइन की है। कंट्रोलर्स के अंदर हम डिफ़ाइन बहुत देखा है मैंने कि वो डिफ़ाइन हुआ होता है, और दैट इज़ अ वेरी बैड। अच्छा, अब इसी से एक और क्यूरी पे आ जाते हैं कि हमें जो DB क्यूरीज हैं वो कहाँ चलानी चाहिए।
कंट्रोलर के पास चला सकते हैं, ठीक है। अगर हम कंप्लीटली जाए ना, क्या कहते हैं, मॉडल व्यू कंट्रोलर अप्रोच के साथ, लाइक प्योरली हम उनके साथ अप्लाई करें, तो फिर हमें वो जो क्यूरीज होती है ना, उनको मॉडल्स के साथ बाइंड करना पड़ता है। ठीक है, मॉडल्स के अंदर ही हम जो उसकी ग्रुपिंग की और बाकी जितनी भी क्यूरीज होती हैं वहाँ लिखी होती हैं, वहाँ से कॉल करते हैं। और हमें करना सिर्फ पता है क्या होता है, यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर नहीं लिखी हुई, यहाँ पे ना हमने सर्विस बनाई है जी, सर्विस के अंदर लिखी है। ये आई गेस इंडियंस ने किया है, क्योंकि आई हैव नेवर सीन कि ये भी जो है ना एक अच्छी अप्रोच हो। सर्विसेज के अंदर ये लगी, उसने क्या किया, हुआ सर्विस की एक बनाई हुई है, उसके अंदर से सारे के सारे ये इंपोर्ट किए, और इंपोर्ट करने के बाद उसने यहाँ पे क्यूरीज को खुद से दोबारा से लिख रहा है, अपडेट वन, दिस वन। एग्जीक्यूशन इन क्यूरीज की यही होनी चाहिए, सॉरी, एग्जीक्यूशन इन क्यूरीज की कंट्रोलर के अंदर होनी चाहिए। लाइक ये जो लिखा हुआ है ना, वर्ल्ड अपडेट वन एग्जीक्यूट, ये लाइन हमारी कंट्रोलर के पास होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जैसे हमारे पास है ना अपडेट वन का जो फंक्शन डिफाइन हुआ है, ये मॉडल के अंदर डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, अब मॉडल हमारे पास ओ आर एम्स ऐसे हैं कि वो मॉडल के साथ क्यूरीज को खुद ही बाइंड कर देते हैं, हमें उन्हें अलहदा से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आइदर हम सिक्वलाइज यूज़ करें या मोंगूज यूज़ करें, तो वो हमें सेलेक्ट डायरेक्ट दिस या अपडेट या वो इस तरह की चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए। ये क्यूरी की एग्जीक्यूशन होती है, इसको हमें कंट्रोलर में ही रखना है। ठीक है, इसको अलहदा सर्विस नहीं बनाना। ये रिपीट अगर कहीं पे होती है ना, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज बिजनेस लॉजिक कैन चेंज फ्रॉम कंट्रोलर टू कंट्रोलर, एंड हैविंग सर्विसेज फॉर दैट इज़ वेरी रॉन्ग। मेक सेंस? आई गेस वी आर शॉर्ट ऑन टाइम, और अभी के लिए इतना जो है ना, इसको एब्जॉर्ब करना इज़ गुड। क्वेश्चंस इफ एनीवन हैज़ एनी? सॉरी, क्या क्वेश्चन है आपका? ओके, फ़हद मोंगो डीबी में ना आपको पिवट टेबल्स कैसे क्रिएट, ये खुद ही क्रिएट करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे कोई पिवट टेबल आई गेस नहीं पड़ा हुआ, बट उसकी एग्जांपल एक मैं आपको दे देता हूँ कि कैसे होगी। यूज़र परमिशंस, ओके, रोल आईडी, बिल्कुल ये आप सब कह सकते हैं कि नहीं, ये भी नहीं है। रोल, यूज़र परमिशन, इसमें डाटा ही कोई नहीं है। कॉमिक्स मिंटिंग का वो उन्होंने शायद इसमें नहीं है, दूसरे डेटाबेस में होगा। नहीं, ये खुद ही बनाना पड़ता है, फीचर नहीं होता। आप इसको ऑटोमेट करने का तरीका लिख सकते हैं, बट इसको आपको खुद ही करना पड़ेगा। कॉमिक मिंट्स, बिल्कुल, ये एक पिवट टेबल की एग्जांपल है। यहाँ पे उसने मरियम ने क्या किया हुआ है कि हमारे पास कॉमिक आईडी पड़ी है और मिंट आईडी पड़ी हुई है। तो अगर मुझे इस कॉमिक और मिंट की कॉमिक्स की सारी मिंट चाहिए, तो मैं यहाँ से फेच करूँगा, तो मेरे लिए मच फास्टर होगा रिलेटिव टू मैं इस कॉमिक्स में से फेच करूँ और फिर उसकी सारी मिंट्स फेच करूँ। ठीक है, तो इस सिनेरियो में जब हम नो सीक्वल डीबीज यूज़ कर रहे हैं, तो दिस इज़ मच फास्टर। ये अगर हम इसको नॉर्मली देखें ना, तो दिस इज़ अ मैनी टू मैनी रिलेशन। ठीक है, जिसकी वजह से जैन भी मेरे साथ ना कंफ्यूज हो गया था कि ये क्यों ऐसे हो रहा है, और मैं खुद भी इसमें एक दफ़ा हो गया था कि अच्छा यार, बाकी दिस इज़ अ मैनी टू मैनी रिलेशन, तो हम इसको क्यों ऐसे यूज़ कर रहे हैं। तो देन आफ्टर डूइंग सम R&D आई फाउंड आउट कि अच्छा, दीज आर कॉल्ड पिवट टेबल्स। ठीक है, तो ये बेसिकली एक काइंड ऑफ ब्रिज है या पिवट है दो टेबल्स के दरमियान में, और उनके अंदर हम इसका रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन एक ये भी हो सकता था कि आप पिवट टेबल दो से ज़्यादा के लिए भी हो सकता है।
और अगर 2 से ज़्यादा के लिए हो सकता है तो उसको डिफ़ाइन कैसे करना चाहिए, ठीक है। आइडियली हमारे पास ये सिर्फ 2 के लिए होता है, ठीक है, कॉमिक्स और मिंट्स का, कॉमिक्स और यूज़र्स का, मिंट्स और यूज़र्स का। ये हमारे पास 3 का नहीं होता, ठीक हो गया। और बट लेट्स जस्ट से कि हमारे पास ना बहुत ही ज़्यादा कोई डाइवर्स चीज़ है और उसमें हमें बनाना पड़ जाता है, तो हमने यहाँ पे इसके अंदर नहीं करना। व्हाट वी विल डू इज़ ये कॉमिक मिंट्स की ये हमने पिवट टेबल बना ली है, फिर हम क्या करेंगे, कॉमिक मिंट्स डैश न्यू एंटिटी, और उसके अंदर हम ये वाली आईडी डैश दूसरी आईडी रखेंगे, ठीक है। दैट विल अगेन डू अनदर double query type thing, but that would be much faster than going around with 3 tables and finding the common things between them, ठीक है। आप 3 की रख सकते हैं, लेकिन 3 की जब रखेंगे ना तो आपके डेटा के अंदर बहुत ज़्यादा वो आ जाएंगी, एम्बिग्विटी आ जाएगी। ऑब्वियसली वो मूवी रिलेशन पे करना चाहिए। अच्छा, ठीक है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? फहद, आई होप कि आपका क्वेश्चन आंसर हुआ होगा। वेरी गुड क्वेश्चन। बिल्कुल, अगर आप देखें मैंने जब यहाँ पे खोला हुआ था ना, तो मैंने जान के उसको स्किप किया था कि मेरे से शायद कोई पूछेगा। ये जो हमारी सीक्रेट्स होते हैं ना, ये बिल्कुल हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट ही होते हैं, ठीक है। सीक्रेट को कभी भी हम कॉन्फ़िग में नहीं रखते। मैंने आपको इसीलिए बताया था कि ये पॉलीगॉन के यूआरएल्स और ये ईएनवी के, ये ईएनवी चलो एक डिफ़ाइन कर लिया, बट मल्टीपल टाइम्स डिफ़ाइन करना, या फिर लेट्स से कि ये गैस फीस को डिफ़ाइन करना। मैंने एडमिन वॉलेट, पिनाटा, स्ट्राइप, इनको क्यों नहीं कहा, क्योंकि दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। अब ये देखें, ये जो है ना मेरे पास स्ट्राइप की जो पड़ी हुई है, ये टेस्ट अकाउंट की पड़ी हुई है, राइट। जब मैं इसको डिप्लॉय करूँगा ये मेरे पास लाइव अकाउंट की जाएगी, तो ये पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट है, ये अलग से कन्फिग्रेशन नहीं कहलाती जब हमारे पास सीक्रेट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। और कोई चीज़? अच्छा, इस सेशन से आई एम होपिंग कि हमें अपनी मिस्टेक्स जो है ना वो नज़र आई होंगी कि हमने कहाँ पे क्या क्या मिस्टेक्स की हैं। तो वो टाइम एक्सपेक्टिंग कि हम जो है ना अब इसके कोड क्वालिटी को इम्प्रूव भी करेंगे, और अपनी चीज़ों को आइंदा से इन जो इस डिस्कशन के ऊपर गौर करते हुए, गौर व फिक्र करते हुए देखेंगे कि हमने इसे कैसे मज़ीद इम्प्रूव करना है, राइट। स्पेशली फॉर माई टीम, अब अगर ये गलतियाँ की ना तो लड़ाई है। चले।